Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to solve UPSC CSC 2020 CSET paper. As we have already solved first 40 questions, so let's start with the 41st question. So our first question is 41. So this is 25, 28, 30, 36 and this is 41. So this it is English. We will do English in another part. Yeah, in this part we will do only maths. So our math section start with 44, 46 and this is 47. So let's start with the 47 question. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 47. A shop owner offers the following discount options on an article to a customer. Successive discounts of 10% and 20% and then pay a service tax of 10%. Successive discount of 20% and 10% and then pay a service tax of 10%. Pay a service tax of 10%, then successive discount of 20% and 10%. Which one of the following is correct? Okay, so let's do this. क्या कह रहा है? अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस. पहला क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%. ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो भी शॉप ओनर का जो भी आर्टिकल है उसका जो प्राइस है वो 100 है. अगर प्राइस 100 है तो पहला अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पहला 10% का डिस्काउंट है, इट मीन्स 10% का डिस्काउंट, इट मीन्स 90% पे वो उसको सेल कर रहा है. फिर कितने का डिस्काउंट है? 20%, इट मीन्स 80%. ठीक है, देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%. सर्विस टैक्स भी देता है कितने का? 10% का, इट मीन्स 10% और उसमें से डिडक्ट हो गया, पहली वैल्यू हो गई हमारी. फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%. फिर से हमारा क्या है? लेट किया है 100 है प्राइस, 20% का डिस्काउंट इट मीन्स 80, देन 10% का डिस्काउंट इट मीन्स 90 एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%. 10% का डिस्काउंट फिर से सर्विस टैक्स इट मीन्स ही इज डिडक्टिंग 10%. ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड वाला देखते हैं. पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट. हमारा जो प्राइस है 100 है, 10% का सर्विस टैक्स पे करता है, इट मीन्स उसके पास कितने बचे? 90% बचा. फिर सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% का डिस्काउंट, इट मीन्स 80% इज लेफ्ट. देन 10% का डिस्काउंट देता है, इट मीन्स 90% इज लेफ्ट. अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 सेम जो है तीनों स्टेटमेंट की वैल्यू आएगी. ठीक है, हमें वैल्यू निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें बस पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट होगा. अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो इट मींस क्या होगा कि जो तीनों ऑप्शन है वो क्या होगा? इक्वली गुड है कस्टमर के लिए. इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? डी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है देखो सारी सेम है. ठीक है, वैल्यूज फाइंड करना नहीं हमें, वैसे हमें देखना है कि हमारा स्टेटमेंट का जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं है. ठीक है, इस तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रिस्पेक्टिवली. इफ GHI is equals to 1578 and DEF is equals to 912, then what is ABC is equals to? Okay, let's write GHI as it is given in the question that A to Z are numbered from 1 to 26. It means G is numbered. देखते हैं A B C D E F G. G is numbered as 7, then H is 8 and I is 9. ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे डी ई एफ को, तो डी हमें पता है 4, ई 5, एफ 6. अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें जी एच आई की वैल्यू कितना दिया है? 15, 7, 8 एंड डी ई एफ की वैल्यू दिया है 912. ओके, अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी ना, 1578 भी मिल रही है यहाँ पे और इसी तरीके हमें यहाँ पे मिल रही है 912. तो हमसे पूछा एबीसी की वैल्यू क्या होगी? एबीसी का अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें हम तो हमें पता है नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3. और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी वैल्यू जा रही है उसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. इट मींस इसको भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2. इट मींस 2 4 6 जार आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन एट द रेट इन द फॉलोइंग. ओके, मिसिंग टर्म देखना है हमें इसमें. ACPQ BESU MNGI. ओके, वेट अ सेकेंड. अगर हम देखते हैं इसको, देखो क्या हुआ है A to C. अगर यहाँ पे देखें +1 का है, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी होना चाहिए M+1 दैट इज इक्वल्स टू
एन। सिमिलरली सी को देखते हैं तो सी डी ई मतलब +2 हो रहा है, तो यहां भी +2 करेंगे, एन एन है क्या हो जाएगा ओ एन पी, ठीक है ओ एन पी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें पी को पी क्यू आर एस +3 हो रहा है, तो जी को भी करेंगे +3 एच आई एन जे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें क्यू को तो क्यू +4 हो रहा है, यू क्यू आर एस टी यू। इसी तरह हम आई को भी +4 करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जे के एल एम, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा एन पी जे एम, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है भी, बस ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। देखते हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ये 1/2 की पावर -6, इट मीन 2 की पावर 6। इसी को भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 3/4 एंड इसको भी 6 की पावर 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे 36 एंड ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ओके सिमिलरली 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या जाएगा 81, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1/3 की पावर -4। आसान क्वेश्चन है तो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट 3 की पावर 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। ओके अगर हमसे कभी भी ग्रेटेस्ट लेंथ मांगता है तो हमें क्या करना होता है एचसीएफ लेना होता है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लेंथ इट मींस हमें क्या देखना है एचसीएफ। अगर इसको हम थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिखे तो क्या जाएगा ये 7/2 मीटर। सिमिलरली इसको लिख देते हैं 4 8 32 35/4। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें पता है इसका एलसीएम निकालने के लिए, सॉरी एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा कि ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ ही तो निकालना ग्रेटेस्ट लेंथ, तो 7 और 35 का एचसीएफ क्या जाएगा हमारा 7 और 2 और 4 का हमारा क्या जाएगा एलसीएम 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1 4 1 4 3/4, हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। जब भी हमें ग्रेटेस्ट लेंथ पूछता, ग्रेटेस्ट ये पूछता तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। जब हमसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो हमें क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम का, ठीक है, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कंसीडर फॉलोइंग डाटा, बर्थ डाटा दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, बर्थ डेथ रेट दिया हुआ है। फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। ओके देखते हैं, पहले हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। हमें पता देखो अगर हम पूछे नेचुरल ग्रोथ रेट क्या जाएगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यही हमारा क्या जाता है ग्रोथ रेट होता है, ठीक है नेचुरल। अब निकालते हैं पहला 19 11 और 21 का, ये वाला ग्राफ में देखते हैं तो क्या दिया हुआ डाटा है 48.1 माइनस दिया हुआ है 35.5। ओके अगर इसको माइनस कर लेंगे तो 11 - 5 6 हो गया, ठीक है। एंड देन 7 - 5 2, ठीक है। और फिर 4 - 3 कितना जाएगा हमारा ये 1 12.6। सिमिलरली अगर हम इसका निकालते हैं तो 41 से 51 का जो डाटा दिया हुआ है 39.9 एंड 27.4। ओके माइनस करते हैं इसको, 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा 9 - 7 2 एंड 3 - 2 1 12.5। इसी तरह हम 1961 से 71 का निकालते हैं 41.1 माइनस 18.9 माइनस करते हैं 11 - 9 2 देन 10 - 8 2 एंड 3 10 - 8 2 देन 3 - 1 2 22.2। इसी तरह 71 to 81 निकालेंगे तो 37.1 को माइनस करते हैं 14.8 दिया हुआ है, माइनस कर लेंगे तो क्या जाएगा 11 - 8 3 6 - 4 2 एंड 3 - 1 2। अच्छा इसमें से पूछा है मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब होगा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब होगा 22.3, ठीक है। यही मैक्सिमम हमारा कौन सा पीरियड जाएगा 97 से 1981, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन देखो इस ईयर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे बस थोड़े से आप दिमाग लगाओगे हो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आगे बढ़े, अगर ये देखो नहीं आता कुछ नहीं करना, इसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से करना है हमें ग्रोथ रेट निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्वल टू। ओके
निकालते हैं। अच्छा 1.2727 लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 27/9 क्योंकि यदि करेंगे पता है ना ऐसा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 9 3 27 9 11 जा 99 ये हमारा क्या आएगा 11 प्लस 13 14/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। ओके 3 4 5 6 अगर हमें चाहिए कि इससे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 2 बचे तो इसका अगर हम पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की जगह 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 12 5 जा 60। इट मींस 60 से डिवाइड हो 60x प्लस 2 यही हमारा नंबर होना चाहिए। और अगर हम डाटा देखें तो क्या हो रहा है 1000 प्लस की बात कर रहा है तो 60x की बात करें ये प्लस 2 इसको देखते हैं। अगर हम 1000 के आसपास कब जा रहा है 16 6 जा करेंगे। अगर x की वैल्यू 16 लेते हैं तो क्या जाएगा 16 6 जा 96। इट मींस 960 प्लस 2 ये x की वैल्यू अगर हम 16 लेट करते हैं तो 962 बनता है जो कि इस डाटा में है ही नहीं है। इट मींस हम इससे बड़ा डाटा लेते हैं। बड़ा डाटा लेंगे इट मींस क्या लेना पड़ेगा x की वैल्यू में क्या ले लेते हैं 17 ले लेते हैं क्योंकि हमें इन्हीं में से चेक करना है। x इज इक्वल टू 17 चेक करते हैं तो 60 इंटू 17 प्लस 2 17 0 जा 0 17 6 जा 102 प्लस 2 कितना जाएगा 1022 ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक है आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and widowers? Okay, so दिया हुआ है कि 40% men and 30% women are married and दिया हुआ है कि one man marries to one woman and one woman marries to one man. It means क्या है कि जो 40% men है हमारे वो अगर मैरिज किए हुए तो किससे किए हुए 30% ऑफ वुमेन क्योंकि एक बंदा एक ही बंदे से शादी कर रहा है। इट मींस जो वुमेन जितनी भी मैरिड है और जितने भी मेन मैरिड है दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है तभी तो हमारा क्या होगा एक आदमी अगर एक औरत से शादी कर रहा है तो इट मींस जितने आदमी उतने ही औरत होने चाहिए मतलब 40% ऑफ मेन एंड 30% ऑफ वुमेन होना चाहिए। अगर ऐसा है अगर हम मान लेते हैं कि जो मेन की वैल्यू यहाँ पे इक्वल करने के लिए मेन की वैल्यू क्या मान लेते हैं मेन की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 300 है एंड वुमेन की वैल्यू मान लेते हैं 400 है। ठीक है ऐसा क्यों ताकि हम कर लें कि जो ये क्वेश्चन हमारी क्या हो इक्वल हो जाए। लेट कर लेते हैं ऐसा तो अगर मेन की वैल्यू 300 है इट मींस 40% इंटू 300 सिमिलरली 30% ऑफ 400 ये हमारा क्या जाओ 120। ठीक है अब हमें दिया हुआ है कि हमें क्या पूछा है परसेंटेज पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन मोर। ठीक है कितने परसेंट मैरिड है तो अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो 120 प्लस 120 मेन मैरिड है एंड 120 वुमेन मैरिड है। मेरे टोटल मेंबर कितने मैरिड है 240 एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है 300 मैन एंड 400 वुमेन दैट इज इक्वल्स टू 700। इसी का हमें परसेंटेज पूछा है परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट 240/7 तो क्या जाएगा ये 7 3 जा 21 फिर 21 3 7 4 जा 28 इट मींस 2/7 यही हमारा आंसर जाएगा 334 2/7 सी हमारा आंसर जाएगा। ठीक है आसान क्वेश्चन है सिर्फ हमें बताना है पहले से जैसा दिया हुआ वैसा हम कर लेंगे। बोला हुआ 40% ऑफ मैन इज इक्वल्स टू 30% ऑफ वुमेन क्योंकि एक आदमी एक ही औरत से शादी कर रहा है तो हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 56 व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिविजिबल बाई 100। ओके कर लेते हैं डिवाइड करना है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिविजिबल बाई 100। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें ठीक है तो अगर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले इसको माइनस हटाते हैं तो क्या जगह ये करते हैं हम 25 से कर लेते हैं 25 4 जा 100 25 3 जा 75 देन 2 2 जा 4 एंड 31 अच्छा 2
अब अगर देखें 51, 27, 35, 31, 3 सारे ऑड नंबर है, इट मीन्स इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होएगा हमारा, ऑड आएगा। और ऑड को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पे ये 1 इसी से दिया हुआ है, कैच है यहीं पे, ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि देखो हमें 2 से जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, बट जैसे अगर हम 3 से किसी को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। मतलब जो भी वैल्यू जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर से छोटा होता है। यहाँ पे डिवीजन हमें से 2 से थोड़ा करवा रहा है, क्वेश्चन में तो हमसे बोला है किससे, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करवा रहा है। तो अगर हमें 2 से डिवाइड करने पे 1 मिल रहा है, इट मींस अगर 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है तो हमने पहले से यहाँ पे 50 को छोड़ दिया ना, तो हमसे पूछा कितना है, 50 इंटू 2 का पूछा है, 100 का पूछा है, तो 50 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। इट मींस हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 51, सॉरी 50 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 50, नॉट यहाँ पे 1 की जगह हमारा क्या आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर नहीं पूछा, हमसे पूछा है 100 के डिवाइड करने पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जहां पे आप गलत कर सकते थे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस पर थोड़ा सा आप 30 सेकंड तो देना ही सोचने के लिए कि कहीं ऐसा फिर से तो नहीं पूछा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है। डायरेक्ट आप देखोगे करोगे तुरंत 1 लगा के चले जाओगे, आगे बढ़े, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्यों है यहाँ पे ऐसा। आगे बढ़ते हैं। A sum of 2500 is distributed among XYZ in the ratio. What is the difference between the maximum share and the minimum share? Okay. दिया हुआ है कि 2500 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसमें, XYZ में, जिनका रेशियो दिया हुआ है। अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो X, Y एंड Z इज गिवन 1/2, 3/4 एंड 5/6। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो कितना जाएगा 12 से क्या करते हैं, सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको हम 12 से सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये 6 एंड 4 से 12 दैट इज इक्वल्स टू 9 एंड 6 से 12 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर क्या है 10 है एंड मिनिमम शेयर क्या है 6 है, इनका डिफरेंस क्या जाएगा 4, ठीक है। 4 एंड 4 अगर इसका हम शेयर का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है, टोटल कितना है 9, 6, 15/15 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 25। यही हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का शेयर, किसका 4/25 ऑफ 2500, कितना जाएगा ये 100 दैट इज इक्वल्स टू 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें, इसका रेशियो को हमें बदलना है, उसका देख लेना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम, दोनों को हमें माइनस कर देना और हमें उसका शेयर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 की पावर n प्लस 1 इज ट्रू। ओके, दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स। ओके, चलो हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर n की पावर 0 बोल रहा है, चलो n की पावर 0 करके हम देखें 10 प्लस 0 प्लस 1 कितना होगा हमारा 1 प्लस 1 2, ठीक है, इनका सम 1। अच्छा 10 उसके बाद होल नंबर 10 की पावर 1 रखते हैं, 10 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11। अच्छा इनका भी तो सम क्या आ रहा है 1 प्लस 1 2 ही तो आ रहा है, क्योंकि हमसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा है। 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। इस तरह 10 की पावर 2 करेंगे प्लस 1, 100 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1101, इसका भी सम क्या आ जाएगा 2। 10 की पावर 3 प्लस 1 1001, इसका भी सम करेंगे कितना जाएगा 2। इट मींस 0 1 2 3 कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। इट मींस यहां पे आंसर क्या जाएगा 4 फॉर एनी होल नंबर इट विल बी 2। ओके, आसान क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one students from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? Okay, देखो हम बोलते हैं कि मान लो A में कुछ स्टूडेंट्स हैं प्लस B में कुछ स्टूडेंट है प्लस C में कुछ स्टूडेंट है, इनका जो वेट है टोटल स्टूडेंट्स का, ठीक है, उनका एवरेज वेट कुछ आ रहा है। अगर बोलता है A से C में एक स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं और बी से सी में 2 स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो एवरेज वेट में क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा अगर हम ए और बी और सी में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो ए से ही सी में ट्रांसफर कर रहे हैं और बी से ही सी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मींस कि अलग से हम कोई भी मेंबर को उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसी ग्रुप में कर रहे हैं। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है,
टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, सेम है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन सेम है और सेम पर्सन है तो इट मींस क्या है कि उनका वेट भी सेम होगा, तो उनका एवरेज क्या होगा, कभी भी सब सारा एवरेज क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज तो हो नहीं रहा है, ना वेट का चेंज हो रहा है, ना ही पर्सन्स का चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स का चेंज हो रहा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट सेम ही है। बस क्या हो रहा है कि ग्रुप ए से ग्रुप बी में चले गए, ग्रुप ए से ग्रुप सी में चल रहा है, बट स्टूडेंट्स और उनका वेट तो सेम ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इट रिमेन्स द सेम। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 एंड ₹2000 टेकिंग एट लीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। ओके, बोलता है कि भाई इनमें से किसी भी 3 को लेके कितने बनेंगे, तो हम मानते हैं 5 नंबर है, 5 में से किसी भी एटलीस्ट 3 हो जाए, तो कोई भी 3 नंबर को हम ऐड करके उनका डिनोमिनेशन निकाल लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ 3% क्या जाएगा, 5C3। अच्छा, 3 एटलीस्ट पूछा है तो हम 4 भी तो ले सकते हैं, तो क्या जाएगा 5C4। इसी तरह कहा 5 भी ले सकते हैं, सारे ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5C3 क्या हो जाएगा हमारा, 5C3 5 इंटू 4 बाई इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल है, तो 1 ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसी तरह ये करेंगे अगर हम, तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर क्या जाएगा। इसको अगर हम करें तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली इसको करेंगे तो 4 4 कैंसिल आउट, दिस इज 5, दिस इज 5, 10 प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल क्या जाएगा 1। हमारा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेशन कितने सम्स हो सकते हैं, 10 + 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 16। ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, आसान है। बस क्या करना है कि इसको आप पीएनसी के कुछ टर्म्स जानने पड़ेगा, पीएनसी के 2-3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा था कि कितने डिनोमिनेशन को ले सकते हैं, हमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है पीएनसी में, अगर हमें 5 में से 3 लोगों को चुनना है तो कैसे करते हैं 5C3 से। ठीक है, इसी तरीके हमें 4 को चुनना था तो 5C4 5C5। ठीक है, थोड़ा सा है इसको आप देख लेना। ठीक है, पीएनसी का है, अगर आप बोलोगे तो पीएनसी की वीडियो बना देंगे एक, ठीक है, छोटी सी, क्योंकि इसमें इससे 2-3 क्वेश्चन तो हर बार आ ही रहे हैं मैथ्स में, तो इसको थोड़ा सा तो आप देख लो। ठीक है, थोड़ा सा एज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 62 64 इंग्लिश है, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। 65 देन क्वेश्चन इज 66 इंग्लिश, देन 67 हाउ मेनी डिफरेंट 5-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I। ओके, दिया हुआ है कि 5 लेटर बनाना है हमें एंड उसको जो स्टार्ट हो D से एंड एंड हो I से, बचे हुए ELH को हमें क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अगर 3 वर्ड है, तीनों को अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। यही हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50 innings was 46.4. After 60th innings, his average score increases by 2.6. What was his average score in the last 10 innings? Okay, दिया हुआ है कि his 50 innings का जो एवरेज है 46.4 है, इट मीन्स जो उसका स्कोर है वो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू जितनी भी इनिंग्स हुई, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका 50 इनिंग्स का स्कोर। फिर बोलता है जो नेक्स्ट 10 इनिंग्स में स्कोर बनाता है, इट मींस नेक्स्ट 10 इनिंग में स्कोर उसका हो जाएगा, मानते हैं हमारा नेक्स्ट 10 इनिंग में इसका स्कोर x है। ठीक है, और इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना है, इससे 46.4 से 2.6 बड़ा है, 2.6 ज्यादा है, इट मींस 46.4 प्लस 2.6 इट मींस हमारा क्या जाएगा ये 49, तो हमारा जाएगा 40 इंटू 46.4 प्लस x इज इक्वल टू 49 इंटू 60। हमारा जो 10 इनिंग्स का स्कोर है वो x की वैल्यू है, ये हमारा क्या जाएगा 49 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 46.4। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जो 10 इनिंग्स का स्कोर था उसका एवरेज क्या है। अगर x की वैल्यू मतलब 10 इनिंग्स का स्कोर ये है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा x/10, इट मीन इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा तो क्या जाएगा 6 10 54 5 देन 6 4 24 एंड 5 29
सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, 2 5 6 जा 32, ठीक है, 3 5 4 जा 20, 20 एंड 3 23, इट मीन्स 294 माइनस 232, ये माइनस था ना यहाँ पे, सॉरी फिर से लिख देता हूँ उसको, 294 माइनस 232, ये वैल्यू आ रही थी, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 62, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर जाएगा, ठीक है, आसान है, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़े, आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझा एक बार और देख लेना, क्योंकि बता ही देता हूँ एक बार, क्या दिया हुआ था कि 46.4 पहले 50 इनिंग्स का उसका स्कोर दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था, तो हम स्कोर निकालने के लिए इसके एवरेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिमिलरली हमें दिया हुआ है 60 इनिंग्स का स्कोर, 60 इनिंग्स का एवरेज दिया हुआ है, तो हम जो 10 इनिंग्स लास्ट वाले हैं उसका क्या कर लेते हैं, स्कोर को मैक्स लेट कर लेते हैं, इसी तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, तो क्या जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू नहीं पूछा था, उसने पूछा था 10 इनिंग्स का लास्ट के उसका एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर करने के लिए 10 इनिंग्स थी, इट मींस 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज अ रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस per kg, a person is able to purchase 6 kgs less rice for 1200. What was the original price of rice per kg? Okay. ठीक है, as a result of 25% hike in the price of rice per kg of a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. What was the original price of rice per kg? ठीक है, दिया हुआ है कि पहले मान लेते हैं कि हम जो प्राइस था जिस पे राइस खरीद रहा था वो कितना था 100x है, और बोल रहा है 1200 में वो खरीदता है, तो अगर प्राइस 100x है एंड टोटल उसके पास पैसे कितने 1200, इट मींस 1200 अपॉन 100x, इतना वो क्या खरीद रहा है, पहले वो खरीदता है जो परचेस राइस जो है इनिशियल में ये कितना खरीदता है 1200 बाई 100x, बोलता है आफ्टर 25% हाइक, 25% हाइक मींस प्राइस क्या हो गया 125x, अब वो कितना खरीदेगा 1200 बाई 125x, ये क्या हो जाएगा लेटर का या फाइनल का प्राइस ये है, अब बोला है कि ये जो है ये इनिशियल प्राइस से 6 kg कम है, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या जाएगा 12/x, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा ये 25, एंड इसको 5 2 जा 10 25 हो जाएगा ये, एंड इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 0, फिर करते हैं 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 एंड 8 जा 40, 48/5x, ओके, इट मींस इनिशियल प्राइस कितनी थी 12/x, फाइनल प्राइस क्या थी 48/5x, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, पहले क्या था 1200 अगर था हम मानते हैं 100x प्राइस है, इट मींस जो राइस उसने खरीदा 1200 बाई 100x, सिमिलरली क्या हुआ है हाइक हुआ 25% का, इट मींस 125x, तो हम देख लेते हैं बाद में वो कितना खरीदता है 48/5x, और पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि वो a person is able to purchase 6 kg less, it means 12/x minus 48/5x is equals to 5x is equals to 6, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है, तो ये 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 6, इसको उधर भेज देते हैं तो क्या जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 30x, ठीक है, एंड x की वैल्यू क्या जाएगी 12/30, अब हमसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी, 12/30 हो गया ये, इट मींस क्या जाएगा ये 4/10, 4/10, x वैल्यू ये है तो ओरिजिनल प्राइस हमने क्या माना था 100x, x वैल्यू 4/10, इट मींस 100 इंटू 4/10, तो ये हमारा क्या जाएगा 4 10 जा 40, ये हमारी क्या जाएगी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है 40, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है हमें लेट करना है, उसके बाद जैसा सब दिया है क्वेश्चन में उससे हमें कर देना है, ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 71, a person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of work be completed? Okay. बोल रहा है X जो है 20% ऑफ वर्क जो है करता है 8 डेज में, इट मींस अगर वो 100% ऑफ वर्क करेगा तो कितना 20 into 5, इट मींस 40 डेज लगाएगा उसको,
100% ऑफ काम करने में उसको 40 डेज लगते हैं। इसी तरह दिया हुआ है वाई 25% काम करने में उसको लगते हैं 6 डेज। सिमिलरली 100% लगने में उसको कितना लगेगा 24 डेज, 24 डेज लग जाएंगे। अब बोलता है इफ द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, अगर दोनों को साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में। तो ये पहला x जो है, x एक दिन में कितना काम करेगा 1/40। सिमिलरली y कितना काम करेगा एक दिन में 1/24। तो एक दिन का दोनों का अगर हम x प्लस वाई निकालते हैं फॉर 1 डे कितना काम करते हैं, तो ये कितना जाएगा 1/40 बाई 1/24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 24। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 8 5 40 एंड 8 3 24 मतलब 120 इट मींस 5 सॉरी इट मींस 3 40 3 and 25 into 24 into 5 it means 8/120 is equals to 1/15। इट मीन्स कि अगर उनको एक दिन में कितना काम करते हैं 1/15, इट मीन्स टोटल डेज उनको कितना लगेगा, टोटल कंप्लीट करने में कितना डेज लगेगा उसको एक्स एंड वाई को टोटल 15 डेज लगेंगे साथ में काम कंप्लीट करने का। बट उसने पूछा है कि भाई 40% ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 100% अगर 15 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 40% कितने दिन में कर लेंगे, तो 15 का हम 40% निकाल लेते हैं तो कितना जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वर्क डन का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आसान सा है, आप निकाल लो। ठीक है, एक्स एंड वाई का जैसा सा दिया वैसा सा हम करते जाते हैं। पहले एक्स की एफिशिएंसी दी थी एंड वाई की दी थी, तो उनका देख लेते हैं कि वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। उसी हिसाब से हमें 40% की काम करना था तो 15 डेज मिले थे उसमें उसको हम 40 डेज निकाल लेते तो हमारा क्या जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू प्लेस वाई at an average speed of b km per hour from y to x at an average speed of 2b km per hour again from x to y at an average speed of 3b km per hour and again from y to x at an average speed of 4b km per hour, then the average speed of the car for the entire journey। ओके ठीक है, अब उसने बोला है कि देखो पहला ट्रेवल करती है x से y फिर y से x देन फिर से x से y फिर y से x। इट मीन्स जो डिस्टेंस उनका क्या है सेम है। मान लेते हैं हम जो डिस्टेंस है इनका वो क्या है d है, और हमें पता है एवरेज निकालने के लिए हमें पता है क्या था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब दिया हुआ है हमें कि डिस्टेंस पहले वो d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर पहले x से y फिर y से x, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, फिर d। टाइम की बात करें तो पहले वो d डिस्टेंस करता है एट द स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम क्या जाएगा d बाई b। सिमिलरली फिर क्या करता है d डिस्टेंस करता है 2b किलोमीटर पर आवर से, फिर d बाई 3b फिर d बाई 4b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम d देखें यहाँ पे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 1/d 1/2b 1/3b 1/4b। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 12b, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 + 6 + 4 + 3। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 4 ये हो जाएगा हमारा 12 4 जा 48b बाई 12 6 18 4 22 + 3 25 48/25b। इट मीन्स क्या जाएगा हमारा ये अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमसे पूछा है कि आंसर क्या जाएगा हमारा लाइज बिटवीन b एंड 2b, क्योंकि देखो 25 × 250 होता है। ठीक है, मतलब 50 से तो कम है ये, तो इट मीन्स क्या जाएगा b एंड 2b के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है एवरेज का। हमें पता है क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है जो कि सेम था, फिर हमें टाइम निकालने के लिए हमें पता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, वो फॉर्मूला हमने लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। ओके, दिया हुआ मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। ऐसा अगर हमारा ऐसा स्क्वायर है, अगर हम ऐसा कर दें इंटरसेक्शन तब तो एक ही पॉइंट हुआ,
मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत जाएगा। मिनिमम पूछा है, हाँ 2 तो हो सकता है बट मिनिमम तो एक भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। मैक्सिमम इट मींस क्या करते हैं, इसको फुली कट कर देते हैं। अगर इसको हम फुली कट करते हैं, सॉरी अगर हम फुली कट करेंगे तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। हमारा सर्कल है, ऐसे करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, रेक्टेंगल बन जा रहा है मेरे से, ठीक है ऐसा है। अगर हम देखें तो देखो 2 बार भी गलत ही बन गया, ठीक है समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे कट रहे हैं, फिर 2 पॉइंट यहाँ कट रहे हैं, फिर 2 पॉइंट यहाँ कट रहे हैं, फिर 2 पॉइंट यहाँ पे, मतलब कितने हो गए टोटल 8। मतलब ये वाला हमारा क्या स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2 ओनली, ठीक है। बस हमें चेक कर लेना बना के कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन टेक्स हाफ time in rowing a certain distance downstream than upstream. What's the ratio of the speed in still water to the speed of current? Okay, तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो x है एंड करंट की स्पीड क्या है y है। अब बोलता है अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है इट मीन स्पीड क्या, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस वाई, करंट प्लस स्टिल वाटर की, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। सिमिलरली अप स्ट्रीम जाता है तो इट मींस इसका जो स्पीड हो जाएगा एक्स माइनस वाई। बोलता है कि डाउन स्ट्रीम जाने में उसको हाफ टाइम लगता है। इट मींस अगर डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सेम डिस्टेंस जा रहा है, तो अगर हाफ टाइम लगता है इट मींस डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हुआ है डबल है, एंड आने की स्पीड क्या है अप स्ट्रीम की उससे डबल है, इसीलिए तो उसका टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमारा क्या जाएगा स्पीड का, अगर हम बोले तो एक्स प्लस वाई इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, तभी तो वो आधा टाइम लग रहा है ना उसको वापस आने में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो क्या जाएगा हमारा ये 3y इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसको कर दें तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं स्टिल वाटर अपॉन करंट का जो रेशियो क्या जाएगा 3:1, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो बस हमें दिया हुआ है कि हाफ टाइम लेता है, अगर कोई भी सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करने में हाफ टाइम लग रहा है इट मींस उसकी स्पीड क्या है डबल है, तभी तो हाफ टाइम लगा। बस इसी पे हमारा बेस्ट आसान सा क्वेश्चन है और ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 63। ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई नंबर है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 63 होना चाहिए। इसको अगर हम ऐसा लिखें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, तो बोला कितने पेयर्स हो सकते हैं। तो 63 का अगर हम करें फैक्टर तो क्या हो सकता है, पहला केस तो ये हो सकता है केस 1 कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो, ऐसा हो जाए एक्स प्लस वाई ये 1 इंटू 63 हो जाए। पहला केस तो यही है, ये 1 इंटू 63 हो जाए एक केस, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा एक पेयर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर केस 2 देखें तो हम मानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये 1 इंटू 63 के अलावा क्या सकता है 21, 3 इंटू 21 कर दे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 3 एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू 21, ऐसा भी सकता है। ऐसे केस 3 हो सकता है कि 7 इंटू 9 हो, ठीक है। यस, तीन ही केस बन सकते हैं, 3 केस बनेंगे मतलब 3 नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे फैक्टर देखना है कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। 63 है, 63 का कितने फैक्टर हो सकते हैं 63 इंटू 1 7 इंटू 9 एंड 21 इंटू 3 केस बनने वाला 3 पेयर हमें मिलेंगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 पेयर मिल जाएंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं कोई, क्योंकि सॉल्व क्यों करेंगे हम, इसके पेयर पूछ रहा है तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following will have minimum change in its value of 5 if 5 is added to both numerator and the denominator of the fraction 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6। ओके, देखो इसमें क्या होता है ना, जितना भी हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसमें उतना मिनिमम चेंज आता है। तो हमें देखते हैं अगर इसमें से सबसे बड़ा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन सा है, तो 5/6 इसी में सबसे ज्यादा मिनिमम चेंज आएगा 5/6, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। देखो अगर नहीं पता है तो हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है। अगर आपको टाइम है पेपर में तो क्या करो आप 2/3 +5 +5 ऐसे करके सारे निकाल के आप माइनस करके देख लो, तुम्हारा आंसर जाएगा 5/6। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बस इतना, लेकिन पता होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ही उसमें मिनिमम कम होगा, ठीक है।
आगे बढ़े। A digit n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? ओके बोलता कोई डिजिट है 3 से बड़ा है बट डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल बाय 6 है। इट मींस हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं n की वैल्यू क्या है 9 है, ये 3 से बड़ा भी है और 6 सॉरी n की वैल्यू 9 बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ सॉरी, ठीक है। एंड बट नॉट डिविजिबल बाय 6, 3 से देखो डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है। पुट करके देखते हैं इसमें, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 2 जा 18, ये डिविजिबल ही नहीं है। 9 3 जा 27, ये भी नहीं है। ये करेंगे 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 4 से डिविजिबल नहीं है। 9 3 जा 27 प्लस 1 28, दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा डी। आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। A liter of water weighs 1 kg, then how many cubic milliliters of water will weigh 0.1 gram? Okay, देखो इसमें हमें पता होता है कि 1 kg it means 1000 ग्राम is equals to 10 की पावर 6 मिलीलीटर क्यूब, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम इट मीन्स अगर इसको हम देखें 1 ग्राम करेंगे तो ये क्या जाएगा 10 की पावर 3 मिलीमीटर क्यूब, और 0.1 ग्राम अगर करते हैं हम, ठीक है 0.1 ग्राम करेंगे तो ये क्या जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या जाएगा 100, ये हमारा आंसर जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें इसमें वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, इफ इट इज 1/3 filled, इट्स वेट बिकम्स 20 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, ठीक है। मान लेते हैं कि एम्प्टी वेसल का जो वेट है वो कितना है, लेट एम्प्टी वेसल का जो वेट है वो है हमारा x है, एंड वाटर का जो बेस है वेट है वो हमारा y है। तो पहले स्टेप ने दिया क्या है x प्लस y की वैल्यू 40 दिया हुआ है। अब बोलता है दूसरे वेसल में, मतलब वेसल तो सेम ही है, वेट क्या आता है वाटर का y/3 होता है, तो जो टोटल वेट आता है 20 आता है। दोनों को अगर हम सॉल्व करें, ये फर्स्ट है, इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 60, ये सेकेंड। अगर दोनों को हम सॉल्व कर लें माइनस कर देते हैं तो क्या जाएगा ये 2x इज इक्वल्स टू 20, इट मींस x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 10। अब हमसे पूछा गया व्हाट्स द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, x क्या माना था हमने, एम्प्टी वेसल की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, ये हमारा आंसर जाएगा। आसान क्वेश्चन है, जैसा दिया वैसा हमें कर देना। एम्प्टी वेसल मान लेते हैं x है एंड वाटर मान लेते हैं y है, इसका क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वैसा हम कर देंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, हो गया। सो ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज अ frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? Okay, दिया हुआ है 4.5 मीटर का डीप बेल है, इट मीन्स 450 सेंटीमीटर का एक फ्रॉग है, वो जब भी 30 सेंटीमीटर का जंप लगाता है वॉल की वजह से वो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो इट मीन्स अगर हम देखें, मतलब अगर 30 सेंटीमीटर बढ़ता है तो 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। इट मीन्स एक बार जब भी वो जंप लगाता है नीचे से तो कितना 15 सेंटीमीटर के ऊपर आ पाता है, क्यों, क्योंकि स्लिपरी वॉल से। अगर इसी तरह देखें तो पूछा नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। ओके, अगर हम देखें तो पहला 28 है, 28 में देखते हैं कहां तक पहुंचता है, 15 इंटू 28 जंप लगाता है तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 8, 15 इंटू 120, 12, 15 इंटू 30 प्लस 12 420, इट मींस 28 जंप्स में वो कितना आया 420 सेंटीमीटर, और उसको आना कितना था 450 सेंटीमीटर, मतलब 428 तो नहीं होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगर 29 जंप लगाएगा आप अगर वहां पे 20, अच्छा सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर देखो यहाँ से वो 420 सेंटीमीटर तो आ गया, अब अगर वो लास्ट फिर से एक जंप लगाएगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे स्लिप करेगा ही नहीं, कि देखो वो वॉल से स्लिप कर रहा था ना, अब 420 सेंटीमीटर तो पहुंच चुका है, लास्ट प्लस 30 जैसे करेगा वो पहुंच गया ऊपर, तो ऊपर से तो स्लिप करके नीचे आएगा नहीं। इट मीन हमारा क्या जाएगा 28 प्लस ये कौन सा अटेम्प्ट होगा उसको 29th अटेम्प्ट में क्या जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान देना था कि 29th अटेम्प्ट में वो ऊपर आ जाएगा तो स्लिप नहीं करेगा। अगर आप यहां से स्लिप करा दोगे तो आपका 38 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। बाकी
आगे की वीडियोस में हम बात मिलते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।